डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रेप जर्नल आईएएस। सॉरी फॉर द लेट। आज पूरे दिन मेरे गांव में लाइट कटा रहा और शाम को आया। बाय द वे, ओके, आई विल कंप्लीट 25 दिसंबर द हिंदू एंड व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि मेरा अपना स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एंड बाय द वे, पॉलिटी तो सारे कवर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कोई कवर नहीं कर रहा है। एंड सेकेंड कि अपने आप को रीओरिएंट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी के लिए भी। और इकोनॉमिक्स, स्पेशली इकोनॉमिक्स में तो हिंदी के लिए कोई नहीं बता रहा है। और यूपीएससी में या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में इकोनॉमिक्स से करेंट क्वेश्चन ही आते हैं। डॉडी, ओके। द फर्स्ट इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से। फर्स्ट, फ्यूचर मार्केट में गोल्ड का प्राइस हाईएस्ट लेवल पे हिट किया है, और इससे रिलेटेड ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड 2025 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। और फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन मार्केट दोनों सगा भाई हैं, तो देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि 2026 में फ्यूचर मार्केट से क्वेश्चन आ जाए। एंड सेकेंड न्यूज़ है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैक्ड राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एंड दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैज़ कम इन 2023, 2023 में आ चुका है। तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये रिपीट हो जाए। ओके, तो बोथ इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। विल कवर इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। हिंदी में भी कवर करेंगे इसे और इंग्लिश में भी इसे देखेंगे। फ्यूचर प्राइस तो रिसेंटली न्यूज़ में क्या था कि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर मार्केट में अभी तक का सबसे हाईएस्ट टच किया है 1.38 लाख पर 10 ग्राम। 1.38 लाख पर 10 ग्राम फ्यूचर मार्केट क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस हाईएस्ट टच का, इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसे देखते हैं थोड़ा। फ्यूचर मार्केट का एक टेक्निकल डिफिनेशन ये है कि दिस इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। फ्यूचर मार्केट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट है टू बाई और सेल अ कमोडिटी, एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। किसी भी कमोडिटी को फ्यूचर डेट में किसी भी फिक्स प्राइस पर बाई या फिर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जस्ट इतना ही समझना अभी के लिए। ओके, इसे एक एग्जाम्पल के रूप में इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमको कल रात को सपना आया। मुझे सपना ये आया कि इंडिया में बहुत बड़ा अंडरग्राउंड गोल्ड का डिस्कवरी हुआ है। तो भगवान बोले कि बेटा गोल्ड का प्राइस कम होगा, ठीक है। तो क्या किए कि फिर गए MCX में, जहाँ फ्यूचर मार्केट का ट्रेडिंग होता है। वहाँ पर जाकर जब पता चला कि गोल्ड का डिस्कवरी होने वाला है सपना के थ्रू, तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होगा उस सप्लाई बढ़ने से। तो क्या किए कि फ्यूचर मार्केट में जाकर सेल करने का, 5 से 10 किलो गोल्ड सेल करने का। उसमें ज़रूरत नहीं होता कि आपको गोल्ड बेचना है, बस आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि फ्यूचर डेट में 3 महीने बाद 1.30 लाख पर 10 ग्राम पर सेल करेंगे, ठीक है। या फिर अभी के प्राइस पर ही 138 लाख पर 10 ग्राम पर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। अब सपोज मेरा सपना सही हो जाता है और गोल्ड का डिस्कवरी हो जाता है और मार्केट का प्राइस 80,000 पर 10 ग्राम हो जाता है। तो उस केस में 3 मंथ लेटर मेरा जो एग्रीमेंट था सेल करने का 1.38 लाख पर 10 ग्राम पर, वो तो फुलफिल करना ही पड़ेगा मार्केट को, तो मेरा सेल हो जाएगा। और मार्केट प्राइस 80,000, ऑलरेडी गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हो गया है, तो मुझे गोल्ड नहीं मिलेगा। जस्ट डिफरेंस जो हुआ मार्केट प्राइस पे और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, वो डिफरेंस मुझे एज ए प्रॉफिट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो ये डिफरेंट स्पोर्ट्स मार्केट से इस तरीके का है कि फॉरवर्ड मार्केट में कोई कमोडिटी का लेन देन नहीं होता है। वो आपको जो फिजिकल कमोडिटी, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है ना फिजिकल गोल्ड बेचना है। जस्ट एग्रीमेंट और जो स्पेकुलेशन पर जो एग्रीमेंट होता है, उससे जो डिफरेंस हुआ आपका जो स्पेकुलेशन एग्रीमेंट से मार्केट प्राइस का, वो लॉस या फिर गेन आपको मिल जाता है। लॉस देना पड़ता है, गेन मिल जाता है। जस्ट इट्स अ गेम ऑफ स्पेकुलेशन, जिसे कोई भी कर सकता है। डिपेंड करता है स्पेकुलेशन कैसा है, या फिर इनसाइड न्यूज़ के बेसिस पे आप वैसा एग्रीमेंट या स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो करेंट एग्जांपल्स क्या बोल रहा है कि करेंट एग्जांपल बोल रहा है कि स्पेकुलेशन मार्केट में या फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट में गोल्ड का प्राइस 1.38 लाख पर 10 ग्राम है करेंटली। ये इट इज़ फ्लक्चुएटिंग अराउंड 1.30 to 1.35 लाख पर 10 ग्राम, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन क्या दे रहा है? इसका इंडिकेशन ये है कि
मार्केट में गोल्ड के प्राइस और इंक्रीज होने वाली है। एक और टिप्स है, शेयर मार्केट टिप्स है कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं मार्केट में और फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होने वाली है। ये न्यूज डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस और इंक्रीज होने वाली है। क्यों? कोई भी मार्केट में फ्यूचर मार्केट पर 138 पर 10 ग्राम पर एग्रीमेंट क्यों करेगा जब तक उसे स्पेकुलेशन में ये पता ना हो कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस 1.45 लाख पर 10 ग्राम जा सकता है, तभी तो वो उसे प्रॉफिट होगा। फ्यूचर में 3 मंथ लेटर, सपोज 3 मंथ का इसने एग्रीमेंट किया 1.38 लाख पर 10 ग्राम पे, और 3 मंथ लेटर ये 1.45 लाख पर 10 ग्राम हो गया, तो ये खरीदने का एग्रीमेंट किया था। ओके, डिपेंड करता है बाय या खरीदने का। तो जो मार्केट प्राइस होगा फ्यूचर में वो उसे एज ए डिफरेंस उसे गेन हो जाएगा। अगर इसके स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ा नहीं और डिक्रीज हो गया 1.30 हो गया तो इसे लॉस हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है उस समय बाई करने का किसने एग्रीमेंट किया था और सेल करने का किसने एग्रीमेंट किया था। तो जो सेल करने का एग्रीमेंट किया था उसे लॉस होने पर, डिक्रीज होने पर गेन होगा, और जो बाई करने का एग्रीमेंट किया था उसे प्राइस इंक्रीज होने पर। लेकिन यहाँ पे बाई करने का एग्रीमेंट ज़्यादा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज करने वाला है। ओके, तो फ्यूचर मार्केट अभी तक फ्यूचर मार्केट तो समझ गए हैं। पॉइंट, एक और पॉइंट रिमेंबर करने की जरूरत है कि सेबी इसे रेगुलेट करता है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट था कि ऑप्शन मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। एंड दस जस्ट अवेयरनेस, बस इतना अवेयरनेस था काफ़ी और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। सेबी इसको रेगुलेट करता है। और कहाँ फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग होता है? MCX पे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे कमोडिटी मार्केट का ट्रेडिंग होता है। ओके, एनीथिंग मोर फ्यूचर मार्केट अबाउट फ्यूचर? हाँ, वन मोर थिंग कि अब देखते हैं गोल्ड का प्राइस रिसेंटली इंक्रीज क्यों हो रहा है। जस्ट मेंस के लिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज होने का कि इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन डॉलर एंड गोल्ड। देख रिसेंटली क्या स्पेकुलेशन हो रही है ना कि यूएस फेडरल बैंक जो है ना, यूएस फेडरल रिजर्व, वो इंटरेस्ट रेट डॉलर पे कम कर रही है। इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, इंटरेस्ट रेट कट करेगी। जब इंटरेस्ट रेट कम करेगी, यहाँ पॉइंट समझना है, प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो बैंक ज़्यादा डॉलर लोन देगी डॉलर में, मार्केट में डॉलर का सप्लाई इंक्रीज होगा। मार्केट में डॉलर का सप्लाई इंक्रीज होने से फिर डॉलर का परचेजिंग पावर कम होगा, वैल्यू कम होगा। तो जब वैल्यू कम होता है तो हमेशा डॉलर को लोग सेफ एसेट्स के रूप में स्टोर, एज ए स्टोर के रूप में यूज करते थे डॉलर को। जब परचेजिंग पावर कम जाएगी डॉलर की तो गोल्ड को रखेंगे। तो देयर इज ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर एंड द होल्डिंग ऑफ एंड द प्राइस ऑफ गोल्ड। जब भी इंटरेस्ट रेट डॉलर पे रिड्यूस होती है, इसका मतलब परचेजिंग पावर डॉलर की कमेगी। डॉलर की परचेजिंग पावर करेगी, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। ओके, देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप। सेकेंड की ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल है, लेकिन एज ए होल ग्लोबल इन्फ्लेशन राइज कर रहा है। तो जब भी ग्लोबल इन्फ्लेशन होता है तो वहाँ के डोमेस्टिक करेंसी का परचेजिंग पावर कमता है, वहाँ का जो डोमेस्टिक करेंसी उसका डिप्रिसिएशन होता है, वैल्यू कमता है। तो लोग गोल्ड को प्रीफर करना चाहता है रखना एज अ स्टोर वैल्यू, गोल्ड एज अ स्टोर वैल्यू। थर्ड की जब भी क्राइसिस आता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर, टैरिफ, यूक्रेन रसिया वॉर, नोबडी नोज हाउ मच मोर टाइम इट विल कंटिन्यू। ईरान के साथ कब इजराइल का वॉर हो जाए, यूएसए का, इंडिया पाकिस्तान। द present world is moving towards a very high level of uncertainty and trade related issues between the developed and developing countries and other India, USA। तो अनसर्टेनिटी में देखा जाता है कि गोल्ड को एज ए सेफ हेवन एसेट के रूप में यूज किया जाता है। तो डिमांड बढ़ा, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज कर रही है। ओके, एंड इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया का? हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, करेंट अकाउंट डिफिसिट इससे बढ़ता है। ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा हमें पेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन रिजर्व में, करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा, हमें मेरा फॉरेन रिजर्व घटेगा। ये हो गया। आई थिंक वी हैव सीन 2 to 3 पॉइंट्स एंड फ्यूचर मार्केट्स एंड रीजन बिहाइंड द गोल्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेबी ने रिकॉग्नाइज किया एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इसका बेनिफिट क्या है।
हिंदू में तो लिखा है कि इट विल हेल्प इन मोनेटाइजेशन ऑफ द रोड्स एसेट्स एंड थ्रू रिटेल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर। मोनेटाइजेशन का मतलब कि पैसा मिल जाएगा और उसका यूज़ कहीं और किया जाएगा। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, अब कैसे होगा वर्क, ये कैसे वर्क करती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, दिस ऑल थिंग्स। सेबी, पहली बात की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक सेबी रेगुलेटेड ट्रस्ट होता है, ठीक है। ट्रस्ट होता है वो रिटेल इन्वेस्टर से, जो मध्यम निवेशक हो, जो स्मॉल टू मीडियम इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करता है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, पैसा मनी मोबिलाइज करना, कलेक्ट करना और फिर इन्वेस्ट करना अदर शेयर्स में, इक्विटी में, या फिर अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसी तरीका से जस्ट pools money from the investors and invest that money in infrastructure like highway में इन्वेस्ट करना, पावर ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑपरेशनल है और रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जांपल हो जाता है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है अपना पुल्ड मनी को, इकट्ठा किए हुए मनी को। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है अपने इकट्ठा किए मनी को बड़े बड़े शेयर्स में, रियल एस्टेट में, या कहीं इंश्योरेंस में, अदर जहाँ पर रिटर्न के चांसेस हाई होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड म्यूचुअल फंड की तरह ही जो पूल्ड मनी होता है, म्यूचुअल फंड में ही पूल्ड मनी होता है रियल इन्वेस्टर्स का, इसमें भी जो पूल्ड मनी होता है उसको इन्वेस्टमेंट करती है हाईवे पर। जो हाईवे वैसा हाईवे जो वहाँ से जो टोल कलेक्शन हो रहा है हाईवे से, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन, वहाँ से यूजर चार्ज मिल रहा है, टैरिफ मिल रहा है, तो वो मनी इसको बाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, यहाँ पे शेयर खरीदने के लिए। यहाँ से जो प्रॉफिट होगा मिलेगा वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट, अर्न्स स्टेबल कैश एंड इसको इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे क्या है कि सरकार को भी इस पे जो हाईवे पर जिस खर्चा हुआ था जो मनी, सरकार को भी पैसा मिल गया, वो पैसा गवर्नमेंट इसी को बोले मोनेटाइजेशन ऑफ रोड, पैसा मिल गया। एसेट जो था मोनेटाइज, अदरवाइज मोनेटाइज नहीं होता, डेली 100 रुपया दे रहा है, अदरवाइज उसको मिल गया 10 करोड़। अब उसी फंड को नेक्स्ट अगला रोड बनाने में यूज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, मोनेटाइजेशन ऑफ रोड्स एंड एसेट क्रिएशन। सेकेंड की इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको रेगुलर कांस्टेंट अर्निंग होते रहता है, लॉन्ग टर्म अर्निंग होते रहता है, ठीक है। रिड्यूस प्रेशर ऑन पब्लिक फाइनेंस, स्टेबल रिटर्न होते रहता है इन्वेस्टर्स को इसलिए फ़ायदा है। तो नॉर्मली ये किया जाता है कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स पे, सारे एसेट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो होता है ना ट्रस्ट होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको प्रोफेशनली हैंडल करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा रोड प्रोजेक्ट। और ये भी नहीं है कि ये मालिक है, इट्स नॉट ऑनर, जस्ट ऑपरेशनल हैंडल अभी भी किया जाता है एग्जिस्टिंग जो एजेंसीज हैं और जो प्रोफेशनल ऑपरेटर्स हैं। जस्ट इट इज़ द फाइनेंशियल ऑनर, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो इसको मिलेगा और ये प्रॉफिट रिटेल जो इन्वेस्टर्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक सेबी का रेगुलेशन है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को 90% अपना नेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्वेस्टर को देना पड़ेगा, और कम से कम एटलीस्ट उसको 2 साल, एटलीस्ट 2 टाइम्स अ ईयर, 1 साल में 2 बार इन्वेस्टर्स को पेमेंट करना ही करना है। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो आया है उसका 90% आपको इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सेबी का नियम रूल्स है। तो मुझे लगता है कि एक तरीका से समझ चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, सेबी इसको रेगुलेट करता है और एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, पूल्ड मनी को इन्वेस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू जनरेटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे राजस्व उत्पन्न करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करती है, ये अपना पुल मनी प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है इसको। तो एक MCQ है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले देख लेते हैं जो PYQ आया था। दैट्स PYQ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पहला में बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट होता है ना, बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज़ फ्री बट डिविडेंड पे इंटरेस्ट लगता है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना है, गवर्नमेंट इज़ नॉट फुल। गवर्नमेंट हमेशा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमेशा कभी भी टैक्स छोड़ती नहीं है। जितना से ज़्यादा टैक्स लेना हो गवर्नमेंट हमेशा टैक्स कलेक्ट करती है। तो
और गवर्नमेंट टैक्स उसी पे छोड़ेगी, उसी को टैक्स फ्री करेगी जो लार्जर पब्लिक बेनिफिट करे, लार्जर पब्लिक वेलफेयर में उसका काम है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो इनकम जो रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स है जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इंटरेस्ट गवर्नमेंट छोड़ेगी। तो ऐसा माइंड में रखना है कि इंटरेस्ट हमेशा गवर्नमेंट ऐसे नहीं छोड़ देती है, तो इंटरेस्ट रहेगा और डिविडेंड पे भी इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट तो होगा। द स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज अ बोरोवर अंडर सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2022। या इट इज जब ये कलेक्ट कर रही है पूल्ड मनी तो एज ए बोरोवर की काम कर रही है ना, तो ये एज दिस 2002 एक्ट के अंदर ये बोरोवर के इसे बोरोवर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है सेबी के द्वारा। ओके तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो, ये स्टेटमेंट इट्स राइट करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो दिस एक एमसीक्यू है इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से कि इट इज़ रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट यस एंड इट्स प्राइमरली इन्वेस्ट इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स, या पूर्ण हो चुके या राजस्व उत्पन्न करने वाली ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 90% डिस्ट्रीब्यूट करना होता है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश को। ओके केवल निजी क्षेत्र के कंपनियां द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, नहीं पब्लिक ही नहीं प्राइवेट भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल निजी प्राइवेट सेक्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर सकती है, पब्लिक भी कर सकती है। ओके एंड दिस इज 1 to 3। ओके नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ही है, आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द लास्ट वन। एक न्यूज़ है कि जाडी अबेंडमेंट फ्लड से हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द GS1 हिस्ट्री के लिए है। एक सेटलमेंट एंशियंट सेटलमेंट पाया गया है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था, उसका काफ़ी हाईली इम्पोर्टेंस है कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था, उसी तरीक़ा से अर्बन सिविलाइजेशन डेट अभी तक रिसर्च में इसका पता नहीं चला पाया कि इसका डेट क्या है। तमिलनाडु तो बोलता है कि ये कंटेम्प्रेरी टू इंडस ही है, ऐसा तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है, बट एक्चुअली अभी डेट आया नहीं रिसर्च वर्क में, तो इसे कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं। किलादी अर्बन सेटलमेंट था तमिलनाडु में। ओके ये वैगाई रिवर के पास था, वैगाई रिवर पे ही है सेटलमेंट था। अभी जो सेटलमेंट है जस्ट फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द वैगाई रिवर। इंपॉर्टेंट याद रखना है किलाडी वैगाई रिवर। ओके वैगाई रिवर किलाडी तमिलनाडु एंड अर्बन सेटलमेंट। वैगाई रिवर जो है वो कावेरी से नीचे है। वन मोर थिंग कि यहाँ मिला है ब्रिक्स स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम मिला है यहाँ पे, और क्राफ्ट प्रोडक्शन मिला है, शिल्प एवं कारीगरी गतिविधियाँ, प्लान अर्बन सेटलमेंट यहाँ मिला था यहाँ पे। तो ये दर्शाता है कि संगम कालीन समाज शहरी संगठित एवं तकनीकी रूप से उत्पन्न था। संगम एज में इसका मेंशन हुआ है, लेकिन संगम एज तक ये फला फुला शहर था, उस समय ये अपना हाईएस्ट लेवल पर था, लेकिन इसका कब स्टार्ट हुआ था इसके बारे में अभी तो कोई रिसर्च नहीं आया है। ओके एक मेथड प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च में यूज हो रही है, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। ये क्या होता है? दिस मेथड इज यूज टू डेट कि सेडिमेंट से जो बाहर फ्लड से सेडिमेंट से जो फ्लड से ये जो एरिया डूब गया, ये एरिया यहाँ से रेत आ गया, फ्लड कवर हो गया। अब इसका सेडिमेंट कब फर्स्ट टाइम सनलाइट यहाँ पहुँचा था, वो फर्स्ट टाइम एक्सपोज टू सनलाइट, वो पता हो जाएगा कब फर्स्ट टाइम रे पहुँचा था, उसे पता चल जाएगा कि यहाँ बाढ़ कब आई थी, सेटलमेंट कब एबंडेंट हुआ। ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस। ओके प्रीलिम्स के लिए, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किलाड़ी है वैगाई के पास। नेक्स्ट है कि स्टडी कैसेस हाई मॉस्किटो के बारे में बस नोट्स में अवेलेबल होगा टेलीग्राम पर। मॉस्किटो के बारे में पता करना है कि एनोफिलिस, मलेरिया, एडिस, डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका एंड क्यूलेक्स, जापानी इंसेफ्लाइट्स एंड वेस्ट नाइल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, कि मॉस्किटो नेम्स एंड द टाइप ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद दैट। एंड सेकेंड कि फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड चूसती है। ओके उसको अदरवाइज इनका प्राइमरी जो फूड होता है वो फ्लावर नेक्टर होता है, ये ध्यान रखना है। ओके
नाउ वी मूविंग फॉर द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डॉरी इज अ क्रॉस कल्चरल सोसाइटी, GS1 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डॉरी हैज़ बिकम क्रॉस कल्चरल। इसका मतलब कि डॉरी इज़ नॉट लिमिटेड टू द हिंदू अपर कास्ट या फिर हिंदू रिलीजन, इट हैज़ बिकम इट हैज़ इवन पेनिट्रेटेड इन द मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम समाज में भी इसका पेनिट्रेशन हो चुका है का ना तो ये बस हिंदू में ही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ना कि सोशल स्ट्रेटेजी टू मैरी डाउटर, हायर कास्ट में हायर सोशल स्ट्रेटेजी में अपने डॉटर को शादी करना, एक तरीक़ा से हायर स्टेटस में शादी करना, हायर स्टेटस देना दहेज देकर, इस तरीक़ा का जो मेंटलिटी है अगेंस्ट राइट टू वीमेन जा रहा है। एक और इनका लोग सोचते हैं कि चलो कुछ पैसा देकर अपने अपने से अपने अपर सोसाइटी अपने से अपर स्टेटस वाले में शादी कर देंगे, तो दिस रिजल्ट्स इन डॉरी। वन ऑफ द रीज़न भी है कि डॉरी का रीज़न है सामाजिक प्रतिष्ठा एंड पैट्रियार्कल माइंडसेट, दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और डॉरी प्रोविज़न एक्ट 1961 की होने के बावजूद डॉरी प्रैक्टिस परसिस्ट, मतलब कंटिन्यू हो रही है अभी भी, डॉरी लॉ होने के बावजूद डॉरी हो रही है। और ये दिस इज अगेंस्ट द आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू वीमेन के अगेंस्ट है, वीमेन को लोअर समझता है फाइनेंशियली एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये दिस वी हैव टू राइट कि इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मुस्लिम समाज में भी ये पेनिट्रेट कर चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या सुझाव, सोल्यूशन क्या है? पहला अवेयरनेस, एजुकेशनल करिकुलम में चेंज कर दो और उसमें बताओ कि वीमेन और मेन बोथ आर इक्वल, शुरू से ही बच्चों को पढ़ाओ। पैट्रियार्कल माइंडसेट पर कंट्रोल करो, जब तक पैट्रियार्कल माइंडसेट एलिमिनेट नहीं होगी तब तक ये इसका सोल्यूशन प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आने वाला है। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्ट्रेंथन करना है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन करना है मतलब डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स के बारे में अपॉइंटमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट करिए कि डॉरी प्रोविजन ऑफिसर लाओ जो इसका इंस्पेक्ट करे ग्राउंड लेवल पर कि कहाँ डॉरी का हो रहा है, उस पर एक्शन ले। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब प्रशिक्षण, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, संवेदनशीलता मतलब सेंसिटाइजेशन का और ट्रेनिंग देना। सेंसिटाइजेशन हो मतलब इसको लेकर आप समझो, आप अंदर से इथिकली मोरली स्ट्रांग हो कि क्या उस लेडीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एज अ होल वीमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है डॉरी का। ओके, उसका कैसे डील करना है, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना है। फिर जजेस को भी ध्यान रखना है कि स्पीडी डिस्पोजल हो इस तरीका केसेस का। एक न्यूज़ था जाट पंचायत राजस्थान में, एक जाट पंचायत जलोर में न्यूज़ दिया है कि जो भी शादीशुदा औरतें हैं उनको कैमरा वाला जो स्क्रीन टच फ़ोन होता है उसको वो नहीं यूज़ करना है, उनको सिंपल फ़ोन यूज़ करना है। उस पर एक आप यूज़ कर सकते हैं सोसाइटी में कि दिस टाइप ऑफ खाप पंचायत एंड सोसाइटी माइंडसेट स्टिल परसिस्ट इन द सोसाइटी। अभी भी हमारी सोसाइटी में इस तरह का प्रतिष्ठात्मक नियंत्रण है, लैंगिक रूढ़िवादिता सोच है। दैट स्टेरियोटाइप, द जेंडर स्टेरियोटाइप की क्या होनी चाहिए, महिलाओं को नियंत्रण करने, निगरानी और प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उनका अपना मत होता है, कंट्रोल में रखो, मॉनिटर करते रहो, रेस्ट्रिक्शन में रहो। दे आर द बियर ऑफ द फैमिली ऑनर्स, ये परिवार की इज्जत का वाहक है, मतलब फैमिली ऑनर्स का बियर है। यही रीज़न होता है दहेज प्रथा का, ऑनर किलिंग का एंड रिस्ट्रिक्शन, महिलाओं को घर से बाहर जाने पर रिस्ट्रिक्शन का। क्योंकि मोबाइल का बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है उन्हें, टेलीमेडिसिन हेल्थ का मिलता है, गवर्नेंस के सारे वेलफेयर बेनिफिट्स को आप वो ले सकती हैं। तो this is a very important and this is against and that this type of restriction is against the women led development। रिसेंटली क्या है ना, गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट एक पॉइंट चल रहा है वीमेन लेड डेवलपमेंट। ये आप अगर मीन्स में कोट करते हैं ना तो दिस इज गोइंग टू इनहेंस योर मार्क्स वेरी हाई। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भी सखी वाहिनी केस में इसे बोला था। ओके, अगेन ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एंड इट्स रोल, ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, पोर्ट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। किस लिए? पोर्ट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रेंथन पोर्ट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। पहले क्या था ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे CRPF, CISF, नेवी, कोस्ट गार्ड सारे मिलकर
स्टेट का जो पुलिस होता है, बॉर्डर पुलिस, वो सारी मिलकर मैरीन और कोस्टल सिक्योरिटी में जिम्मा निभा रहे हैं। किसी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक कोऑर्डिनेटेड, एक रेगुलेटर बॉडी लाया है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। स्टैट्यूटरी होगा, उसके पास लीगल प्रोविजंस हो गए उसको अपनी बातों को मनवाने के लिए। स्टैट्यूटरी बॉडी है। अंडर किस मिनिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के समय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये दिस इज अंडर द लॉ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, काफ़ी हाईली 2025 में आएगा ही आएगा, कि पहले कोऑर्डिनेटेड नहीं था, अब कोऑर्डिनेटेड आएगा, ये कोऑर्डिनेटेड आएगा, इससे इम्प्रूव होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्पेशल फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस दिया गया है डिजिटल थ्रेट को लड़ने के लिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट के जितने भी आईटी, उसको भी सिक्योरिटी प्रोविजन देगा। अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकिंग से फाइट करने में इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैरीटाइम टेररिज्म 2006 का जो मुंबई अटैक हुआ था, कोस्टल के थ्रू ही आए थे। स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोचिंग, ट्रैफिकिंग, सारे पे लगाम, ये इंपॉर्टेंस हो सकती है। इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों लैग हो रही है, ये आर्टिकल ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल से हम अपना राय नहीं रखते हैं, बट इस आर्टिकल को समझाना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल बोल क्या रहा है। ये आर्टिकल बोल रहा है कि आज की बात नहीं है, दशकों में 10 साल, पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल में क्या हो रही थी कि गवर्नमेंट का वेजेज इंक्रीज करें, गवर्नमेंट स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जब वेज इंक्रीज हो रहा है तो उनका स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा था। स्पेंडिंग इंक्रीज होने से डोमेस्टिक जो गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड फॉर द चीपर गुड्स इंपोर्ट्स इंक्रीज हुआ, तो रियल एक्सचेंज रेट था वो डिक्रीज हुआ। रियल जो था वो इनहेंस हुआ। एक सेकेंड, पीपीपी इंक्रीज, इन्फ्लेशन से इंक्रीज होता है पीपी, ओके। रियल एक्सचेंज रेट तो इनहेंस हुआ। ऑल्दो नॉमिनल एक्सचेंज रेट था वो कंटिन्यू भी रहा है, स्टेबल भी रहा है। अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है परचेजिंग पावर पैरिटी से और रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो ट्रेड कम्पिटिटिवनेस ग्लो हो जाएगी। ट्रेड कम्पिटिटिवनेस किसी भी कंट्री होने के लिए रियल एक्सचेंज रेट 1 से नीचे होनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन के कारण रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही थी और इम्पोर्ट्स के कारण। तो इस आर्टिकल में मेनली कहना है कि जो वेजेस होना है ना वो एक प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इतना भी ज़्यादा वेज मत कर दो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को हाई वेज देना पड़ जाए और ट्रेड कम्पिटिटिवनेस लो हो जाए। कम्पिटिटिवनेस मतलब हमारा एक्सपोर्ट का क्या मतलब, कम्पिटिटिव, दूसरे के कंपटीशन में, दूसरे मार्केट के कंपटीशन मेरा एक्सपोर्ट कितना सस्ता है, कम्पिटिटिव है, फाइट कर सकता है, कितना उस पर बनाने में कम चार्ज लगा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट उस पर कम हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरा अपना कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों लैग हुआ है इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया क्यों कम हुआ है। मेन पर्पस है कि इंडिया ने डायरेक्टली कृषि से सभी सेक्टर में ट्रांसफ़र हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बना। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी का अभी भी अभाव है, टेक्नोलॉजिकली लो है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। रिसर्च और अपने आप को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से, अपने आप को ग्लोबल वैल्यू चेन से अपने आप को लिंक नहीं किया है प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वीक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एंड कॉम्प्लेक्स जटिल श्रम कानून एंड अनुपालन बोझ, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉ जिसका कंप्लायंस बर्डन बहुत हाई होता है एंड हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी हाई एंड अविश्वसनीय बिजली, अनरिलायबल पावर, लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम होता है, ये सारे मिलकर कैपिटल। और रिसेंटली वन ऑफ द मेन रीज़न, कल ही न्यूज़ में था कि आरबीआई का आर्टिकल था कि इंडिया का 70% एक्सपोर्ट, आप एकदम इसे मेंस में कोट करना ही करना है, 70% एक्सपोर्ट 5 स्टेट्स हो रहे हैं, यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। दिस 5 स्टेट कंप्राइजेस 70% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। और सारे स्टेट, ईस्टर्न स्टेट जो ईस्टर्न साइड के स्टेट हो और नॉर्दर्न स्टेट, हिंटरलैंड्स, वो तो एक्सपोर्ट में काफ़ी वीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ का तो एक टोटली लो है और वेस्टर्न सेक्टर और साउदर्न सेक्टर हाई है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे में इसको यूज़ करना ही करना है ऐसे इथिक्स में। इसका कहना है कि एआई का जो रिसेंटली एआई का जो यूज़ हो रहा है, वो एआई जो कस्टमाइज एआई का यूज़ हो रहा है, ये ह्यूमन बिहेवियर को, सिविलाइजेशन के लिए
इथिक्स के लिए, इंपॉर्टेंट मोरालिटी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। कैसे? एआई पर्सनलाइज हो रहा है, कस्टमाइज हो रहा है और इमोशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मेनली फ्लैटरी वर्ड यूज कर रहा है। जैसे हम एआई से पूछे कि एआई हम यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकते हैं, एआई बोलेगा हाँ हाँ बन सकते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, कुछ ना कुछ बोल देगा कि हाँ। प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हाँ हाँ प्राइम मिनिस्टर 10 साल बाद बन सकते हैं, ये करिए ये करिए। मतलब फ्लैटरी या कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो इंगेजमेंट देने के लिए, यूजर इंगेज करने के लिए आपको हमेशा आपको कस्टमाइज, आपको फ्लैटरी, आपको हमेशा इंगेज रखेगा, आपको डिस्गाइज रियलिटी से दूर रखेगा, मेन रियलिटी से। तो ये बोला जा रहा है कि इसके कारण क्या हो रहा है ना कि सेल्फ करेक्शन का मौका नहीं मिलता है, ट्रूथ अवेयरनेस फॉर द रियलिटी एंड सेल्फ करेक्शन का मौका नहीं मिलता है कि हमें सेल्फ करेक्शन होनी चाहिए। जो फ्लैटरी वर्ड का यूज करता है एआई और उसे सिखाया गया ही है फ्लैटरी के लिए। और कोई बोला है कि कोई बच्चा अगर मशीन से बात करते हुए बड़ा हुआ है तो वो डिसएग्री करना कभी सीखेगा ही नहीं। उससे अगर कोई डिसएग्री करेगा तो बोलेगा उसे दोस्ती की नहीं रखेगा। हाल फिलहाल फ्यूचर में शादी भी इसलिए नहीं होगा कि मतलब लाइफ पार्टनर अगर हल्का से डिसएग्री किया डाइवोर्स, हमेशा ऐसा चाहिए कि आपको एग्री करे, आपको हाँ में हाँ मिलाए, आपको फ्लैटरी करे, आपको भले ही वर्चुअल वर्ल्ड में रहे, सेल्फ इल्यूजन में रहे, तो इससे क्या रिलेशनशिप इंपैक्ट होगा। कोई किसी का, हर कोई चाहेगा अपना वर्चुअल वर्ल्ड में ही अपना एआई के साथ रहें। इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक प्रॉपर डेटा फीड करके प्रॉपर एआई को रेगुलेट करो, ऐसा ना फ्लैटरी ना हो। रियल डेंजर बोला जा रहा है इसमें कि रियल डेंजर वो नहीं होगा डूम्सडे, मतलब दुनिया उस दिन नहीं खत्म हो जाएगी जिस दिन मशीन ह्यूमन काम करना शुरू कर देगा। बस दुनिया उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन ह्यूमन थिंकिंग सोचना बंद कर देगा और क्वेश्चनिंग करना बंद कर देगा। इसमें क्या बोला गया है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दुनिया उस दिन काम करना बंद कर देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा से रिलेटेड ही है। मनरेगा से रिलेटेड न्यूज़ है कि देखा ही था कि बॉटम अप से टॉप अप हो गया, फिर डिमांड ड्राइवन से सप्लाई ड्राइवन हो चुका है। क्या चेंजेस हुआ मनरेगा का? जो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण में जो नेम चेंज हुआ है उससे क्या इंपॉर्टेंट है पहले देख लेते हैं। 2005 में एक्ट आया था, 2008 में ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड हो गया, 2009 में इसका नेम चेंज हुआ महात्मा गांधी, 2025 में फिर नेम चेंज हुआ वीवी जी राम जी। इसमें बॉटम अप था, पहले डिमांड ड्राइवन था, डिसेंट्रलाइजेशन था पहले, अब टॉप डाउन हो गया, सप्लाई लेड हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया। हाउस होल्ड था, पर हाउस होल्ड से एक एडल्ट को 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट 15 डे नहीं मिला था वो कंपनसेशन मिलेगा, अगर 15 दिन तक वेज नहीं मिला था कंपनसेशन मिलेगा। 1/3 वीमेन होनी चाहिए, एक्चुअल में वीमेन 58% है, ठीक है, लेकिन प्रोविजन 1/3 थे, इसको कर दिया गया 125 डे, इसको इंक्रीज कर दिया गया। इसमें आर्टिकल में बोला गया है ना कि जो फाइनेंशियल बर्डन था पहले 90-10 का जो फाइनेंशियल बर्डन था अब वो 60-40 कर दिया गया है। स्टेट ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन से पीड़ित हैं, स्टेट को डी इंसेंटिवाइज, स्टेट विल बी डी इंसेंटिवाइज टू इम्प्लीमेंट दिस एंड एक्चुअली नाम ही नहीं चेंज किया गया है। मनरेगा को नाम चेंज करने के अलावा कम खाना दिया जाएगा, न्यूट्रिशन कम, ऑलरेडी आप फिर कुछ दिन जाके मर जाएगा, और राइट टू जो वर्क है वो खत्म, डिसमेंटल हो जाएगा। राइट टू वर्क ध्यान रखना है, राइट टू वर्क इज अनदर आर्टिकल 21 ऑफ द इंस्पायर्ड फॉर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज सेन। आर्टिकल 21 में बोला गया कि राइट टू लाइवलीहुड इज अंडर द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मीनिंगफुल लाइफ, लाइवलीहुड, तो उससे इंस्पायर्ड है। जब स्टेट पर ज़्यादा बर्डन रहेगा, स्टेट को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। स्टेट क्यों इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी? सेंट्रल का स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और स्टेट का फंड अपना क्यों देगा? स्टेट अपना स्कीम इंप्लीमेंट करेगी तो अल्टीमेटली ये मर जाएगा। इसका इनका कहना है। ग्रीन वॉशिंग इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ चुका है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग का हिंदी मतलब बता देते हैं, बेवकूफ़ बनाना, बुर्बक बनाना। कर रहे हैं तुम्हारा नुकसान लेकिन दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में ग्रीन वॉशिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वायरमेंट में कुछ कंपनियां क्या करती है ना, या फिर सरकार गवर्नमेंट क्या करती है कि लॉ लाती है कि हम कंजर्वेशन, आई एम कंजर्वेशन के पक्ष में है, लेकिन एक्चुअली में वो डिस्ट्रक्शन कर रही होती है फॉरेस्ट का, इन्वायरमेंट का। तो ये होता है ग्रीन वॉश। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आ चुका है। ग्रीन वॉश क्या है बस इतना जानना, ये बुर्बक बनाना है। देन इसरो इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द प्रीलिम्स की, इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, यूएसए का सैटेलाइट है, लार्जेस्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट इंडिया का है अभी तक का। इंडिया ने लार्जेस्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, और वो
स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड फैसिलिटी करेगा। अरावली का जो प्रोटेस्ट उसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो इश्यूज़ हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि जब तक मैनेजमेंट प्लान नहीं सस्टेनेबल माइनिंग के लिए हो जाता है ना, तब तक न्यू लीज नहीं दिया जाएगा माइनिंग का अरावली में जब तक मैनेजमेंट प्लान नहीं हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट प्लान क्या होता है कि प्रिपेयर अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ये मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करेगा कि आइडेंटिफाई करेगा अरावली में क्या माइनिंग जोन होनी चाहिए, कौन सी माइनिंग जोन नहीं होनी चाहिए, कौन सा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होनी चाहिए, ये आइडेंटिफाई करेगा कौन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन आइडेंटिफाई करेगा। ये है कहाँ पे, देहरादून में। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। एपेक्स बॉडी ऑफ द फॉरेस्ट्री, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। अरावली का इंपॉर्टेंस क्या है, बैरियर अगेंस्ट द डिजर्टिफिकेशन, सपोर्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड रेगुलेट क्लाइमेट एंड एयर क्वालिटी ऑफ एनसीआर। डिजर्टिफिकेशन होगी ना, जैसे कि थार डिजर्ट है यहाँ पे थार डिजर्ट है, तो जो भी थार डिजर्ट है वहाँ उस थार डिजर्ट को इस एरिया में सेंट्रल इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया में आने से रोकती है अरावली। अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन, यहाँ पे इस एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। और क्लाइमेट, यहाँ पे डस्ट पोल्यूशन कम जाए। अगर ये अरावली नहीं रहे तो पूरा सैंड, जो भी सैंड हवाएं होती है, सैंड वाली जो विंड होती है, वो दिल्ली अरावली पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा क्लाइमेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पोल्यूशन उसे रेगुलेट करता है। ओके, हैप्पी क्रिसमस, enjoy, do like, share and subscribe. Thank you.